नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशांत केसरी। ज्ञान ज्योति क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग आज गणित शिक्षण शास्त्र का अध्ययन करेंगे, गणित पेडागोगी के बारे में हम लोग समझेंगे। इस गणित पेडागोगी के अंतर्गत बहुत सारा टॉपिक्स इसमें है। इस टॉपिक से संबंधित आज हम लोग गणित की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। किस प्रकार की इसकी प्रकृति होती है, गणित की क्या क्या प्रकृतियां होती है, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, गणित हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गणित से संबंधित कई प्रकार के हम समस्याओं का समाधान करते हैं, लेकिन उन सारी समस्याओं का समाधान करने से पहले यह जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर गणित है क्या, इसका दैनिक जीवन में क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है और यह किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। तो इसकी प्रकृति को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं गणित की प्रकृति क्या होती है। तो देखेंगे गणित की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ मैथमेटिक्स इसको बोला जाता है। इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जो गणित शिक्षण शास्त्र से संबंधित 15 प्रश्न जो आते हैं, ये प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। और भी टॉपिक इसका है, एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स को हम लोग समझेंगे। देखेंगे गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित का शाब्दिक अर्थ सबसे पहले समझेंगे। ये गणित का जो शाब्दिक अर्थ होता है, होता क्या है। तो गणित वह शास्त्र है, ठीक है, वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है। यानी कि वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है। गणना का मतलब होता है गिनना, काउंटिंग करना, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को गिनना। तो गणनाओं की प्रधानता होती है। इन मान्यताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि गणित में अंक, आधार, चिन्ह आदि का संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से हम परिमाण, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। गणित के अंतर्गत देखिए कि कई प्रकार के अंक होते हैं, आधार होते हैं, चिन्ह होते हैं। उन्हीं के आधार पर गणित का विकास हुआ है। और गणित की सहायता से हम किसी वस्तु का परिमाण निकालना हो या फिर दिशा निकालना हो, स्थान के बारे में जानकारी एकत्र करना हो, इन सब की जानकारी हमें गणित के माध्यम से मिलती है। साथ ही साथ गणित विषय का आरंभ गिनती से ही हुआ है। शुरुआती दौर में गिनती के आधार को ही व्यक्त करके गणित का निर्माण हुआ है। और संख्या पद्धति इसका एक विशेष क्षेत्र है। संख्या पद्धति के बारे में आप लोग पढ़े भी होंगे, नंबर सिस्टम। उसी नंबर सिस्टम को आधार मानते हुए गणित की अन्य शाखाओं का भी निर्माण हुआ है। गणित की अन्य शाखाएं जो विकसित हुई है, संख्या पद्धति पर ही आधारित होती है। शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो गणित का आरंभ जो होता है वह गिनती से होता है, ठीक है। इसी संदर्भ में एक बहुत ही महान गणितज्ञ आते हैं। यानी गणित के प्राचीन काल से अगर देखा जाए, प्राचीन समयों में, तो प्राचीन समय में भी गणित का काफी महत्व है। गणित का काफी उच्च स्थान माना जाता था, अभी भी है। तो इसके बारे में, गणित के बारे में महावीराचार्य जी ने अपनी एक पुस्तक गणित सार संग्रह, याद रखिएगा, गणित सार संग्रह पुस्तक के लेखक कौन है? गणित सार संग्रह पुस्तक के लेखक महावीराचार्य। और इन्होंने अपने पुस्तक में क्या वर्णन करते हैं कि गणित जो है लौकिक, वैदिक तथा सामाजिक में जो व्यापार है, लौकिक क्षेत्र में, वैदिक क्षेत्र या फिर सामाजिक क्षेत्र में जो व्यापार प्रचलित है, उन सब में गणित का प्रयोग देखने को मिलता है। गणित वहां पर समाहित है, ठीक है। जैसे कि और भी विषय देखते हैं, काम शास्त्र, अर्थशास्त्र, पाक शास्त्र, गंधर्व शास्त्र को गायन, नाट्य शास्त्र, आयुर्वेद, भवन निर्माण शास्त्र, खगोल शास्त्र, कई प्रकार के विषयों में गणित देखने को मिलता है। गणित उसमें काफी उपयोगी अपना स्थान रखता है। तो इस प्रकार से गणित की काफी मतलब कह सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में महत्व होता है। गणित सभी विषयों में जुड़ा हुआ रहता है। इस आधार पर अलग अलग गणितज्ञों के द्वारा कुछ परिभाषाएं निकलकर सामने आती है कि गणित की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। इस परिभाषाओं के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि किसने इस गणित को क्या कहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे गैलीलियो ने गणित के बारे में क्या कहा है। गैलीलियो कहते हैं कि गणित वह भाषा है, ठीक है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। गणित के महत्व को बताते हुए गैलीलियो कहते हैं कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने यानी कि ईश्वर ने संपूर्ण जगत को, संपूर्ण ब्रह्मांड को गणित के अंतर्गत रखा है, गणित के अंतर्गत लिख दिया है। गणित इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अंतर्गत खगोल शास्त्र के बारे में हो गया, नाट्य शास्त्र के बारे में हो गया, अर्थशास्त्र के बारे में, जितना सारा विषय वस्तु बनाया हुआ है सारा गणित से संबंधित ही होता है। अगला है लॉक के अनुसार क्या है कि लॉक कहते हैं गणित वह मार्ग है, गणित एक मार्ग है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा
बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। गणित के द्वारा क्या होता है कि बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्कणात्मक शक्ति यानी कि तर्क करने की शक्ति जो है वह स्थापित की जाती है गणित के माध्यम से। तो बताने वाले कौन है? लॉक महोदय के द्वारा यह कथन कहा गया है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित की जाती है। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे हॉगबेन। हॉगबेन के द्वारा क्या कहा गया है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, हमेशा पूछा भी गया है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है किसके अनुसार? तो ये हॉगबेन के अनुसार है। गणित सभ्यता और संस्कृति यानी कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति जो है उसमें गणित जो है वो दर्पण की तरह कार्य करता है, उसमें गणित आपको देखने को मिलता है। सारी सभ्यता संस्कृति गणित पर ही आधारित होती है। इस प्रकार से हॉगबेन ने कहा है कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। अगला देखेंगे हम लोग रोजर बेकन का कथन है। रोजर बेकन कहते हैं कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार या फिर मुख्य द्वार एवं कुंजी है। सभी विज्ञानों का, विभिन्न प्रकार के कई प्रकार के विज्ञान, ये सब सारा विज्ञान है। इस विज्ञान में जो मुख्य द्वार है यानी उस विज्ञान को समझने के लिए किस दरवाजे से समझाएंगे तो वह गणित से ही हम लोग होकर जाएंगे। तो इस प्रकार से गणित वह विज्ञान है या फिर कह सकते हैं गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार या फिर मुख्य द्वार एवं कुंजी है। इसी गणित के माध्यम से हम विज्ञान को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अगला कथन निकल कर सामने आता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी अनुसार गणित के बारे में कहा गया है कि गणित मापन, मात्रा तथा परिमाण का विज्ञान है। गणित के अंतर्गत मापन करते हैं, मात्रा का ज्ञान होता है तथा परिमाण का बोध होता है, उन सब का यह विज्ञान है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। और लास्ट में एक कथन निकलकर सामने आया है बेल के अनुसार। बेल कहते हैं कि गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। बेल के अनुसार क्या बोलते हैं? गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। विज्ञान का नौकर इसलिए माना जाता है कि जो विज्ञान जो टिका हुआ है गणित पर ही टिका हुआ, गणित के सारे नियम निष्कर्ष पर ही गणित के सारे नियम निष्कर्ष पर ही विज्ञान के हर प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं, हर प्रकार का कह सकते अनुसंधान होता रहता है। तो गणित उसमें एक मुख्य रूप से योगदान अपना करता है। अतः हम कह सकते हैं कि गणित को विज्ञान का मुख्य, ठीक है, गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। किनके अनुसार? बेल के अनुसार। कई प्रकार के ये प्रश्न पूछे जाते हैं तरह तरह के घुमा के, और भी हम लोग इसमें आगे देखते हैं। प्रत्येक विषय का एक अपना उद्देश्य होता है। प्रत्येक विषय के पीछे कह सकते हैं एक अपनी संरचनाएं छिपी रहती है। उसी संरचनाओं के आधार पर उसकी प्रकृति का निर्धारण किया जाता है और उसी प्रकृति के निर्धारण के आधार पर ही हम विषयों की तुलना करते हैं। यदि दो विषयों के बीच हमें अगर तुलना करना है तो हमें उसकी प्रकृति को समझना आवश्यक हो जाता है। उसी प्रकृति के आधार पर ही हम विषयों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो उसी संदर्भ में यदि हम गणित की प्रकृति देखें, गणित की प्रकृति के आधार पर अन्य विषयों से हम इसकी तुलना आसानी से कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में देखने को मिलता है गणित की जो विषय की संरचना जो होती है अन्य विद्यालयी विषयों की अपेक्षा अधिक मजबूत तथा शक्तिशाली होती है, जिसके कारण या फिर जिसके कह सकते हैं जिसके आधार पर गणित अधिक अस्थायी तथा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विद्यालय के संदर्भ में देखिएगा विद्यालयी स्तर पर कई प्रकार के विषयों का अध्ययन कराया जाता है, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, सामाजिक विज्ञान है या फिर कह सकते हैं विज्ञान है। कई प्रकार के विषयों का अध्ययन कराया जाता है। सब विषयों का अपना अपना एक उद्देश्य छिपा रहता है, अपना एक प्रकृति होती है। उसी प्रकृति के आधार पर देखने को मिलता है गणित का एक अपना अलग प्रकृति होता है। काफी कह सकते हैं गणित मजबूत शक्तिशाली है, जिसके आधार पर गणित अन्य विषयों से काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आगे अगर पॉइंट की बात करते हैं तो गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यानी कि बालकों के अंदर संख्यानात्मक ज्ञान विकसित करना हो, संख्या के बारे में जानकारी देना हो या स्थान, दिशा तथा मापन की जानकारी देना हो, तो इस प्रकार गणित से काफी सुविधा हो जाती है बालकों को समझना। तो इस प्रकार से गणित का ज्ञान बालकों के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि गणित की अपनी एक भाषा होती है, जैसे कि कई प्रकार के भाषा देखने को मिलते हैं, हिंदी, संस्कृत, उर्दू या फिर अंग्रेजी, कई प्रकार के भाषा हैं। तो उसी संदर्भ में गणित की भी एक अपनी भाषा होती है। उस भाषा को ही समझकर हम गणित को समझ सकते हैं। तो गणित की भाषा का तात्पर्य होता है कि गणित के संदर्भ में जो भी गणितीय पद होते हैं, जो भी गणितीय प्रत्यय होते हैं, जो भी सूत्र होते हैं, जो सिद्धांत जो होते हैं, जो संकेत होता है, इन सबको मिलाकर एक गणित की भाषा का निर्माण किया जाता है। गणित के संदर्भ में आप कई प्रकार के संकेत देखे होंगे, कई प्रकार के उसमें सिद्धांत देखने को मिलता होगा, सूत्र देखने को मिलता होगा, गणितीय प्रत्यय देखने को मिलता होगा, गणितीय पद देखने को मिलता
मिलता होगा, वो सारा का सारा चीज क्या निर्माण करता है, तो गणित की भाषा का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से गणित की भाषा का ज्ञान बालकों को कराया जाता है। अगला पॉइंट बनता है कि गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है। गणित का जो ज्ञान जो होता है, गणित की जो समझ जो होती है, यथार्थ पर आधारित होती है, वास्तविकता पर आधारित होती है, क्रमबद्ध होता है, एक क्रम के बाद हम दूसरा क्रम सीखते हैं, और तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होती है, जिससे कि क्या होता है, गणित एक बार यदि हम सीख जाते हैं, आसानी से हम इसको सीख जाते हैं, तो काफी दिनों तक हम इसको मन मस्तिष्क में बैठा कर रख सकते हैं, जल्दी इसको भुलाया नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से इसकी एक अपनी प्रकृति हो जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं कि गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। अमूर्त संप्रत्यय जो भी होते हैं, अमूर्त रूप से जो होते हैं, जो हमारे सामने न होता है, उन सब चीजों को मूर्त रूप देने का प्रयास किया जाता है। यानी गणित के अंतर्गत कह सकते हैं अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे कि गणित के नियम, गणित के जो भी नियम है, गणित के जो सिद्धांत है, ठीक है, सूत्र है, सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। यानी कि गणित का जो नियम, सिद्धांत, सूत्र, संप्रत्यय, यहां पर भी वही है, किसी अन्य स्थान पर भी वही, यानी कि सभी स्थानों पर, सभी जगहों पर सर्वमान है, विश्वसनीय है, एक समान होता है। इसकी सत्यता की जांच किसी भी समय, किसी भी स्थान पर आसानी से किया जा सकता है, और इस पर किसी भी प्रकार का संदेह की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि ये सभी जगह सर्वमान है, सभी जगह एक ही परिमाण इसका निकलेगा, एक ही रिजल्ट निकलेगा। इस प्रकार यह विषय जो है काफी विश्वसनीय हो जाता है, इसकी सत्यता की जांच कहीं भी की जा सकती है, और किसी भी प्रकार से इनके नियम, सिद्धांत एवं सूत्र पर संदेह नहीं किया जा सकता है। अगला है पॉइंट बनता है कि गणित के अध्ययन से, ठीक है, गणित के अध्ययन से बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक क्षमता, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता का विकास किया जा सकता है या फिर होता है। ठीक है, गणित के अध्ययन से बालकों में कई प्रकार के मानसिक योग्यताओं का भी विकास होता है, जिसके संदर्भ में देखेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण उत्पन्न हो रहा है, इस प्रकार से विज्ञान के क्षेत्र में भी उनको विकसित किया जा सकता है। बालक के अंदर तार्किक क्षमता, तर्क वितर्क करने की योग्यता विकसित की जा सकती है, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर हो सके, जो कि आगे चल के उनका भविष्य निर्माण काफी सुसज्जित हो सके। इस प्रकार से बालकों के अंदर संप्रत्यय का विकास होता है। आगे कहते हैं कि गणित के अध्ययन से, ठीक है, गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता का विकास हो जाता है। आगमन विधि, निगमन विधि गणित के संदर्भ में आपका ये विधियां हो जाती है, गणित पढ़ाने की विधियां हो जाती है। आगे वीडियो में हम लोग विभिन्न प्रकार के गणितीय विधियों को समझेंगे। अभी इसमें देखते हैं सामान्य रूप से कि गणित में जो भी अध्ययन कराया जाता है, आगमन विधि से अध्ययन कराएं या फिर निगमन विधि से अध्ययन कराएं, इन विधियों को बालक सामान्यीकरण कर लेते हैं। सामान्यीकरण का तात्पर्य यह है कि यदि बालकों को उदाहरण से समझाया जाए तो उस उदाहरण को समझ लेते हैं, उदाहरण समझने के बाद उसको अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। यदि उनको नियम से पढ़ाया जाए, नियम से यानी किसी सूत्र से यदि पढ़ाया जाए तो उन सूत्र को भी समझते हैं और उसका सामान्यीकरण कर लेते हैं। इस प्रकार की योग्यता बालकों के अंदर विकसित हो जाती है। अगला पॉइंट बनता है कि गणित बालकों के मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता है। गणित जो है बालकों के मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता है। इसका तात्पर्य क्या होता है कि मस्तिष्क हमेशा क्रियाशील रहता है, मस्तिष्क हमेशा एक्टिव रहता है। इस प्रकार से मस्तिष्क क्रियाशील होने के संदर्भ में अगर कहा जा सकता है, मस्तिष्क व्यायाम के रूप में कार्य करता है। यानी कि गणित जो है मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। गणित को मस्तिष्क का व्यायाम कहते हैं, क्योंकि गणित जैसे ही हम गणित के समस्याओं का समाधान करते हैं, गणित में कई प्रकार के प्रश्नों का यदि हल किया जाता है, बालक हल करते हैं, तो कहा जाता है कि ये बालक के मस्तिष्क का व्यायाम हो रहा है, बालक के मस्तिष्क का कसरत हो रहा है। तो गणित करता क्या है, तो मस्तिष्क का व्यायाम करता है। इस संदर्भ में हम कहा जा सकता है। अगला पॉइंट है कि बालकों के संपूर्ण मानसिक शक्तियों का विकास गणित पढ़ने से सरलता से हो जाता है। यदि बालक गणित पढ़ रहे हैं, गणित का अध्ययन कराया जा रहा है, बालकों को गणित का अध्ययन कराने के संदर्भ में ऐसा इसकी प्रकृति बताती है कि इससे संपूर्ण मानसिक शक्तियों का विकास किया जा सकता है, जिसके संदर्भ में देखा जाए तो संपूर्ण मानसिक शक्ति में निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, मौलिकता, अन्वेषण शक्ति, विचार एवं चिंतन शक्ति, कठिन परिश्रम, कई प्रकार की ये मानसिक शक्तियां हो जाती है। इन सभी मानसिक शक्तियों का विकास
आसानी से बालक के अंदर किया जा सकता है। तो गणित की एक प्रकृति के आधार पर गणित अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में निकलकर सामने आया है, जो कि विद्यालय स्तर पर अपना एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। इस प्रकार से गणित की प्रकृति के संदर्भ में कई प्रकार के प्रश्न निकलकर सामने आते हैं, प्रश्न पूछे भी जाते हैं, तो आसानी से इन प्रश्नों का हम लोग उत्तर दे सकते हैं। परीक्षा भवन में भी इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप लोगों को काफी मदद करेगा। तो अगले वीडियो में हम लोग गणित पेडागोगिक्स के, गणित शिक्षण शास्त्र के कुछ अन्य टॉपिक्स को हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।